हेलो बच्चों। तो इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने जाना संसाधन के विकास के विषय में, और इसमें आप लोगों को हमने बताया कि मानव जीवन में के विकास में संसाधनों की विशेष भूमिका होती है या ज़रूरत होती है, लेकिन मानव ने जिस तरीके से संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन शोषण शुरू किया, उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। और इसके अंतर्गत आपको हमने बताया था कि लगभग 100 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें सम्मिलित हुए और एक एजेंडा 21 पर सहमति पर हस्ताक्षर किया गया कि किस तरीके से संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और गरीबी को ख़त्म किया जा सके और बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। इस टॉपिक में हम देखेंगे संसाधन नियोजन के विषय में। तो संसाधन नियोजन की जब बात चलती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि संसाधनों के विकास के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत होती है और इस प्लान को हमने स्वीकार भी किया, क्योंकि मान लीजिए संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो संसाधन एमपी में पाए जाते हैं वही संसाधन महाराष्ट्र में भी पाए जाए। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे झारखंड को ले लीजिए। झारखंड में लौह अयस्क का भंडार होता है, बहुत भारी मात्रा में लौह अयस्क वहाँ पाया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को लोहे की ज़रूरत कम है। लोहे की ज़रूरत और दूसरे स्टेट के लोगों को है। तो अब वो लोहा चूँकि झारखंड में पाया जाता है, वो कैसे दूसरे और लोगों के पास पहुँचाया जाए। इसी के लिए हमारे पास एक प्लान की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जहाँ ये रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग को हम 3 स्टेप में प्रयोग करते हैं, जिनमें पहला स्टेप है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाना, यानी उनका सर्वेक्षण करना, उनकी मात्रा का पता लगाना, यानी कि वो संसाधन कितनी मात्रा में है। जैसे मान लीजिए संसाधन कहीं कोई रिसोर्स पाया गया, मिनरल पाया की जानकारी हुई, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, तो वो हमारे उपयोग के लायक सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए उसकी मात्रा का पता लगाना और उसकी क्वालिटी की जानकारी प्राप्त करना, ये पहले स्टेप में आता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो संसाधन रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाया जाए, उनकी क्वालिटी पता लगाई जाए और उनकी मात्रा पता लगाई जाए कि पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। दूसरा है, जब ये सारे कार्य हो जाते हैं, ये पता लग जाता है कि भारी मात्रा में रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसको निकालने के लिए यानी उसको पाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सेकंड स्टेप में आता है। और तीसरा जो है वो है कि हमको टेक्नोलॉजी पता लग गई, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने उसको प्राप्त कर लिया, सर्वेक्षण भी हो चुका है, सर्वेक्षण के बाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उसको प्राप्त भी कर लिया है। तो तीसरा स्टेप जो होता है, संसाधन जो हमको प्राप्त हुआ है उसका डेवलप इस तरह से किया जाए
जिससे पूरे देश का डेवलप हो सके, यानी पूरे देश के लोगों के पास पहुंच सके। तो इस तरीके से आपको हमने संसाधन नियोजन के विषय में बताया कि संसाधन नियोजन की हमको ज़रूरत क्यों होती है, और इसके लिए हम 3 स्टेप के माध्यम से काम करते हैं। अगला जो स्टेप है वो है संसाधनों का संरक्षण। तो इतना कन्फर्म हो गया कि किसी भी देश के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी रिसोर्सेज की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिस देश में रिसोर्सेज यानी संसाधन जितनी मात्रा में होते हैं, जितनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उस देश का विकास भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी संसाधन की मात्रा पर ही किसी देश का विकास डिपेंड करता है। लेकिन आपको हमने बताया कि जैसे कुछ लोगों के लालच में संसाधनों का जिस तरीके से दोहन किया है, उससे समाज में 2 समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक एनवायरनमेंट की समस्या, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न हो गई, और दूसरी जो मेन समस्या उत्पन्न हुई थी वो था समाज में असमानता व्याप्त हो गई, यानी समाज गरीब और अमीर 2 वर्गों में बंट जाता है। और इसके लिए संसाधनों के संरक्षण पर गांधी जी ने अपनी चिंता इस तरीके से व्यक्त किया कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। का तात्पर्य होता है जैसे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी गांधी जी ने के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का जो ह्रास हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है, तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार होती है। जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो भी जिम्मेदार हो रही है, और वो अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा उत्पादन भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन उत्पादन हो, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो, लेकिन उसके लिए भागीदारी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की होनी चाहिए। यानी बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर गांधी जी थे। तो इस तरीके से हमें संसाधन संरक्षण की जरूरत क्यों है, ये भी आपको हमने बताया कि संसाधन का अगर इसी तरीके से दोहन किया गया तो बहुत सारी समस्याएं, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की समस्या उत्पन्न हो गई, और इसके साथ साथ समाज में असमानता यानी गरीब और अमीर का वर्ग जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अगली जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत भू संसाधन यानी भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन एक क्वेश्चन होता है कि भूमि संसाधन मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इतना बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले से पता होगा कि भूमि हमारे लिए इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मनुष्य जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो सब भूमि पर ही संपन्न करता है। चाहे वो स्टार्ट वो आवास से करता है, मनुष्य भूमि पर ही घर बनाता है, खेती करता है, उद्योग लगाता है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और संचार का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो सब भूमि पर ही किया जा रहा है, यानी भूमि पर ही डिपेंड है। लेकिन अब सवाल ये है कि भूमि तो फिक्स है, यानी एक सीमित संसाधन है, तो हमको जरूरत है कि इसका उपयोग बहुत ही केयरफुली और एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। अब जान लीजिए कि जितना भी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग 43% समतल भूमि है, जहाँ पर
मानव अपनी समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है, यानी खेती, आवास, सड़क, परिवहन, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में है 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। इसके अलावा 27% पठारी हिस्सा है और इस क्षेत्र में हमको खनिज, जीवाश्म ईंधन और जंगल ये सब पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भूमि का उपयोग मानव कृषि, आवास, खनन के साथ साथ उद्योग यानी इंडस्ट्री और चारागाह के लिए प्रयोग में लाता है। अब भूमि का उपयोग करने में जो अवरिष्ठता भूमि है उसका उपयोग करने में, अब भूमि का उपयोग करने में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो मुख्य रूप से उसके लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला जो कारक है वो है भौतिक कारक और दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक एवं सामाजिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं वो है, पहला है भूमि का ढाल। जो पहला एलिमेंट्स है वो है भूमि का ढाल। यानी भूमि की प्राकृतिक बनावट उसके उपयोग को सीमित कर देती है। जैसे कृषि का कार्य, आवास या ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, ये समतल जमीन पर ही बनाई जा सकती है। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी स्थानों पर उतना सुविधाजनक नहीं हो पाता है, यानी ढाल वाले क्षेत्रों पर ना तो कृषि कार्य किया जा सकता है और ना ही परिवहन की सुविधा आसानी से डेवलप किया जा सकता है। जबकि इसकी तुलना में जो समतल मैदानी भाग है वहाँ ये सब आसानी से हो जाता है। यानी पहली जो पॉइंट है भूमि का ढाल, यानी भूमि की का ढाल भी या बनावट भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है। दूसरा है मिट्टी का आवरण। यानी मिट्टी का आवरण का मतलब होता है कि जहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ कृषि कार्य ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और जहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है वहाँ कृषि कार्य आसानी से नहीं हो पाता। यानी भूमि की उर्वरा शक्ति भी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कृषि कार्य को या मिट्टी भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। अगला जो पॉइंट है शैलों की प्रकृति, उसमें पाए जाने वाले खनिज। तो मान लीजिए जैसे आपको हमने झारखंड का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ कृषि के स्थान पर माइनिंग का काम ज़्यादा मात्रा में होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं और इंडस्ट्री डेवलप होने के साथ साथ खनन व्यवसाय भी वहाँ डेवलप अवस्था में होता है। अगला है भूमिगत जल की उपस्थिति। आपको भूमिगत जल के विषय में पता होगा कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। पिछले क्लासेज में, जूनियर क्लासेज में ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई होंगी कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। यानी वर्षा का जो जल पृथ्वी को प्राप्त होता है या वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर आता है उसका कुछ भाग भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष भाग नदी, झील, तालाब से होते हुए आगे चला जाता है। तो वर्षा से प्राप्त वह जल जो भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उसी को कहते हैं भूमिगत जल। तो जहाँ पर भूमिगत जल का लेवल अच्छा होता है यानी भूमि में नमी होती है वहाँ खेती का काम किया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का लेवल बहुत कम होता है
वहाँ की जमीन बंजर होती है यानी पठारी होती है, वहाँ कृषि कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गया भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक कारक। आर्थिक और सामाजिक कारक के अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक स्थिति पहला, और आर्थिक स्थिति के अंतर्गत देखेंगे जैसे जो राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो अपने क्षेत्र में जो अनुपजाऊ जमीनें होती हैं, बंजर जमीनें भी होती हैं, उनको भी वो उपजाऊ में कन्वर्ट कर देते हैं यानी उपजाऊ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए जापान है, जापान की ज़मीनें जो ढालू हैं तो उनके पास पूंजी प्रचुर मात्रा में होने की वजह से उस ढालू ज़मीन को सीढ़ीदार खेत के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें लागत तो बहुत आती है, लेकिन चूंकि जापानी जितने भी हैं वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होती है। दूसरा है सामाजिक सिस्टम। सामाजिक सिस्टम भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है। अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका के आदिवासी जो हैं, जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनका मेन व्यवसाय आज भी वर्तमान समय में जो भोजन इकट्ठा करने का है वो है आखेट। शिकार के द्वारा ही वो भोजन प्राप्त करते हैं, तो शिकार में ही वो अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं, और ऐसे कंडीशन में वो लोग भूमि का उपयोग नहीं कर पाते। थर्ड है जनसंख्या। जनसंख्या की अधिकता भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। अब बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, लेकिन छोटे शहरों में या छोटे गांवों में भूमि को योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे हम लोग। तो अगला है परिवहन के साधनों का विकास। अब जिस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप हो जाते हैं वह उस क्षेत्र में भूमि के उपयोग का स्तर भी अच्छा हो जाता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ भूमि का उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र में ये नहीं है वहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। अब जैसे कनाडा को ले लीजिए, कनाडा का जो प्रेरी प्रदेश है यानी जो घास के मैदान हैं, आपको प्रेरी के विषय में मालूम होगा, प्रेरी भी घास का एक मैदान है। तो वहाँ रेलवे का विकास हो जाने की वजह से गेहूं घास के मैदान को साफ करके वहाँ पर व्यापक स्तर पर खेती का काम किया जाने लगा। तो ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड की चर्चा की भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे देश में भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। धन्यवाद।